सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र द्वारा किए गए विमुद्रीकरण के फैसले को सही ठहराया। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 से सरकार के फैसले पर लगाई मोहर। भाजपा ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। विमुद्रीकरण को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हमला बताया। पूछा, विमुद्रीकरण के खिलाफ कैंपेन चलाने के बाद क्या अब माफी मांगेंगे राहुल गांधी? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज महाराष्ट्र दौरे पर। चंद्रपुर में जनसभा को उन्होंने किया संबोधित। शिवसेना पर सत्ता के लालच में भाजपा की पीठ में छुरा घोंपने का लगाया आरोप। कहा, राज्य में ऐसी सरकार आई जिसके मुखिया ने अपनी विचारधारा से ही समझौता कर लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के ऊपरी डांगरी गांव में संदिग्ध आईडी विस्फोट। 2 बच्चों की मौत, 3 अन्य घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कल इसी गांव में आतंकियों ने 4 नागरिकों की थी हत्या। ऑस्ट्रिया यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियना में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर हुई तेज। कई जगहों पर घने कोहरे की चादर। कल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई विमुद्रीकरण को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। नोटबंदी के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही यह फैसला किया गया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना द्वारा सुनाया गया। न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना ने इससे असहमति जताई। पीठ में जस्टिस गवई और नागरत्न के अलावा जस्टिस नजीर, ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम थे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने हाल ही में शीर्ष अदालत को बताया था कि नोटबंदी की कवायद एक सुविचारित निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। विमुद्रीकरण नीति को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विमुद्रीकरण के खिलाफ सभी 58 याचिकाओं को खारिज करने के शीर्ष अदालत के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना है कि सरकार की नीयत और नीति सही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विमुद्रीकरण आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। The Supreme Court today, by a majority judgment of 4-1, has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Shri Narendra Modi government. This whole exercise was done for a valid cause, namely removing fake currency, containing terror funding, black marketing, etc. और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया।
नड्डा ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में पीठ में छुरा घोंपा और उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे हमेशा लड़ते रहे। ताजुब होता है कि ऐसी सरकार आई कि आपने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गणेश उत्सव बंद कर दिया, दही हांडी के कार्यक्रमों को रोक दिया, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए महाराष्ट्र, जो विकास के दृष्टि से और संस्कृति से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र था, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन लोगों ने भारत के राजनीति में संस्कृति को समझने से इनकार किया था। ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन हमारे पालघर में साधुओं के साथ जो बर्ताव हुआ, उद्धव हिंदू सम्राट के बेटे सीबीआई को इंक्वायरी थमाने से पीछे हट गए। एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर के क्या हो गया था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी उल्लेख किया। जिस देश ने हमको 200 साल तक राज किया, ब्रिटेन, आज इस मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया। आज जब अमेरिका इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, रशिया इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, वहां भारत अपने इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी के साथ देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव पर रखने का काम कर। आज हम स्टील में दुनिया के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। 8 सालों के अंदर जो देश 52% मोबाइल बाहर से लाता था, आज यह देश 97% मोबाइल भारत में बना रहा है और दुनिया को सप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियना में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वियना में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की थी। इस मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रिया कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसमें 2 भारतीयों के हित में होंगे। एक समझौता प्रवासन और गतिशीलता पर होगा। ये उन भारतीयों के लिए आसान होगा जो यहाँ छात्र या पेशेवर के रूप में आना चाहते हैं। दूसरा समझौता वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम पर होगा। ये समझौता हम किसी भी देश के साथ पहली बार करने जा रहे हैं। We are going to be signing a few agreements. I think 2 of them should be of interest to the Indian community. One is an agreement on migration and mobility. We will try to make it easier for people who want to work here, who want to come here for business, who want to come here as students, who want to come here as professionals. The second agreement we will be signing is something called a working holiday program. And a working holiday program we are actually doing for the first time with any country. It will mean that students who come to Austria can actually work here for 6 months. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम G20 अध्यक्षता का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लाभ के लिए करना चाहते हैं। हम निष्पक्षता, न्याय की आवाज बनना चाहते हैं। हम उन समाजों और देशों की आवाज के रूप में उभरना चाहते हैं जिनके पास ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर बोलने के लिए कोई नहीं है। We intend to use our presidency obviously for the benefit of the international community. We have a lot of ideas and thoughts, but in all of this, we also want to be a voice of fairness, of justice, of ensuring that societies and countries who would otherwise get left behind, who do not have somebody else to speak for them, that we emerge as their voice on matters like energy access and food security.
डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ समस्या को एक तीव्र चुनौती बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद की समस्या अभी भी जारी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसका अधिकांश हिस्सा चीन के साथ देश की उत्तरी सीमा पर सामने आने वाली तीव्र चुनौतियों के आसपास केंद्रित है। उन्होंने वियना में बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में भी बात की। There have been obviously in this period very profound changes in our national security, and a lot of that of course is centered around a more intense challenge that we face on our northern borders with China. I think most of you would be familiar with that. We continue to have of course the problem about cross-border terrorism with Pakistan, but if there is one border and one region which has dramatically improved in the last decade, it is actually eastern and northeastern India. And the reason for that is because we have actually vastly improved our relationship with Bangladesh. We have settled our land boundary agreement with that country, and really that is an example of where diplomacy, successful diplomacy, has directly contributed. और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नए साल में अपने सपनों को साकार करें बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी ग्राहकों, हितधारकों एवं शुभ चिंतकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। भारत के प्रमुख शहरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये कार्यक्रम केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। कृषि, वानिकी, पशु, मत्स्य पालन, जूलॉजी समेत सम्मेलन में 14 विभिन्न विभागों से अभिनव शोध पर चर्चा, भव्य प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को सम्मान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ये इसका थीम है और जाहिर है कि ये पहला जो 1974 में इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था वो विद्यापीठ के 50 साल पूरे होने पे हुआ था और ऐसा ही सेकंड 50 साल में हमको दोबारा मिला है मौका। ये पूरे देश के जो माने हुए या अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, अटेंड करते हैं। इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस बार 2 अनोखे उपक्रम विज्ञान कांग्रेस में आयोजित किए गए हैं, जिनमें एक है विज्ञान और समाज और दूसरा है जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। हमारी कॉलेज में ज़्यादा रिसर्च पेपर हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आने वाले हैं। उन्होंने जो रिसर्च की है वो सारी चीज़ हम सीख सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ को कैसे सीखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। We are getting a lot of exposure to the scientists and we will get a lot of knowledge, information about our future, and this is a lot great opportunity for us. इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री से हो गए। उन साइंटिस्ट लोगों के साथ जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी मतलब उन्होंने स्टडी की है, रिसर्च की है, उन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और ये जो 5-6 दिन का जो सेशन होने वाला है, ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक रहेगा और स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है।
इस बार अगर देखा जाए तो इंडियन साइंस कांग्रेस में रिसर्चर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी बात यहां पर रखेंगे और साथ ही साथ विज्ञान के नए नए आयाम भी खोले जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी, इस बार जो है 2 नए सेगमेंट इस साइंस कांग्रेस में जोड़े गए हैं। एक है साइंस टू सोसाइटी, मतलब आम जनता के लिए, आम समाज के लिए साइंस किस प्रकार से उपयोगी होगा ये इसमें बताया जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें सेक्शन होगा वो होगा अगर देखा जाए तो जनजातीय समुदाय के लिए साइंस का इस प्रकार किया जाएगा, तो इसके लिए एक अलग सेक्शन भी यहां पर बनाया गया है। तो ऐसे में अगर बात करें विज्ञान की, अगर भारत को विकास के पटरी पर दौड़ना है तो किस प्रकार से साइंस और विज्ञान का हाथ पकड़ना पड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण संदेश देता हुआ इंडियन साइंस कांग्रेस का यह संस्करण होगा। शीर्ष शिलार, डीडी न्यूज, नागपुर। केरल के दौरे पर गए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मीडिया से बात करते हुए देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ देश के विकास को आगे लेकर जा रहे हैं। नववर्ष के लिए मैं सबको मेरा मुबारक हूँ। मेरा इस नव वर्ष में सब खुशी रहना एंड प्रोग्रेसिव कंट्री होना, हमारा प्रधानमंत्री विजन, हम सब एक साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके हम एक साथ नेशन आगे लेके जाने के लिए काम करना। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने से अब साहिबजादों का इतिहास घर घर तक पहुंचेगा। उन्होंने इस दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, जिसकी वजह से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के साथ उसे मनाया भी गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस दिन को साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित कर नया इतिहास रचा है, जिसकी वजह से सभी सिख पीएम मोदी के आभारी हैं। मैं देश के और दुनिया भर के सिखों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने फैसला लिया कि वीर बाल दिवस एक जो नेशनल डे डिक्लेयर किया गया और वो समर्पित किया गया बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी को, छोटे साहिबजादों को। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात सिखों के लिए और कोई नहीं हो सकती कि जो उनके सिख इतिहास, गुरु का इतिहास, गुरु के साहिबजादों का इतिहास को घर घर तक पहुँचाने का जो काम हुआ है, दुनिया भर की जो एम्बेसीज है वहाँ पर इसका प्रचार हो रहा है, दुनिया भर के स्कूल्स में हो रहा है, देश भर के स्कूलों के अंदर जो प्रोग्राम रखे गए, इससे बढ़िया बात सिखों के लिए और कोई नहीं हो सकती। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, इस डे की शुरुआत की है ध्यानचंद स्टेडियम से, और हज़ारों की तादाद में वहाँ बच्चों को संबोधित करते हुए बच्चों की जो उन्होंने मार्च निकला वहाँ से, जो कॉरपोरेशन दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हमसे मांगा गया, हमें बड़े चाव था कि जिस तरीके से जो कर्तव्य पथ जिसको पहले राजपथ कहते थे, उसके ऊपर अगर कोई गणतंत्र दिवस के अलावा कोई परेड निकली है तो वो सिर्फ गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बच्चों की निकली है। और दिल्ली के सिखों को इसके ऊपर मान है कि किस एक हाथ में खालसाई झंडे और एक हाथ में देश का तिरंगा झंडा लेके वो जब वहाँ जा रहे थे, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, हमें गौरव है कि जो हमारे बुजुर्गों ने, जो बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के खातिर, वो आज उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से। सो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस सोच को लेके आप चले हैं, पूरा सिख समाज आपके साथ है। देश भर में 30 करोड़ आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड खुल गया है और 5 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड को आभा नंबर से लिंक कर दिया गया है। अब आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आभा अकाउंट खोल सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के चेहरे से सत्यापन के जरिए भी आप आभा अकाउंट खोल सकते हैं। मार्च 2023 तक देश में 50 करोड़ आभा अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा गया है, यानी देश की 40% जनसंख्या की आभा अकाउंट खुल जाएगा। आभा अकाउंट खोलने वाले 20 बेड से ज़्यादा अस्पतालों और लैब को प्रोत्साहित राशि भी सरकार की ओर से दी जाएगी। क्या कुछ है खास इस पूरी प्रक्रिया में, देखिए खास रिपोर्ट। अगर आप डॉक्टर की पर्ची और जांच रिपोर्ट रखने की झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आभा हेल्थ अकाउंट खुलवा लीजिए। जी हां, आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश भर में अब तक 30 करोड़ आभा अकाउंट खुल गया है और 5 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड को आभा नंबर से लिंक किया गया है। अब आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आभा अकाउंट खुलवा सकते हैं। हर दिन लाखों की संख्या में आभा क्रिएट हो रहे हैं। एक दो नया डेवलपमेंट इस विषय में हुआ है कि अब आरोग्य सेतु के माध्यम से भी आप फेस ऑथेंटिकेशन करके आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं
और दूसरों का भी आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि स्कूलों में जैसे हैं तो स्कूलों में अध्यापक गण अपने बच्चों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपने कलीग्स का, ये सब बहुत सारे एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। आभा आईडी बनाने के लिए अब अस्पतालों, लैब और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साथ ही सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। हम सॉफ्टवेयर को भी इतना फ्रेंडली बना रहे हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर से बोल दें तो वॉइस टू टेक्स्ट करके सिस्टम बने। उसके बाद जो रिपोजिटरी है, मान लीजिए मेरे पास जो है खांसी, मैं जनरल फिजिशियन हूँ तो मेरे पास इतने लोग आते हैं इसी प्रकार के, और मेरे पास दवाइयाँ भी मेरी 5, 10, 25, 30 दवाइयों ही होंगी, उसमें प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और मशीन लर्निंग से हम इस प्रकार से कस्टमाइज कर सकें इंडिविजुअल के लिए। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हम लोग बना करके इस कल्चर को हम बदलना चाहते हैं, जिससे कि डिजिटल रिकॉर्ड्स क्रिएट हों, डिजिटल रिकॉर्ड्स लिंक्ड हों। 20 बेड के हॉस्पिटल्स को हम इंसेंटिव देंगे या 10 बेड के हॉस्पिटल को, और हमने कहा कि प्रत्येक बेड में 50 रिकॉर्ड कम से कम क्रिएट होने चाहिए पर मंथ। तो ऐसे मान लीजिए कि 20 बेड का हॉस्पिटल है तो 1000 रिकॉर्ड प्रति महीना उसको क्रिएट करना चाहिए। 1000 तक कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 1000 के ऊपर रिकॉर्ड अगर क्रिएट करेंगे और उसको आभा से लिंक करेंगे, कंसर्न पेशेंट है, तो हम लोग 5 रुपया प्रति रिकॉर्ड उसको हम इंसेंटिव देंगे। अगर आप आभा अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अस्पतालों में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी इस साल से आभा अकाउंट के जरिए ही ओपीडी कार्ड बनेगा। केंद्र सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ताकि सस्ती, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा आम लोगों को मिल सके। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल शाम 4 लोगों की हत्या के बाद पीड़ितों में से एक के घर में एक आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। पीड़ितों को इलाज के लिए जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जम्मू रेंज के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह के अनुसार एक और संदिग्ध आईईडी देखा गया, जिसे सुरक्षित तरीके से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन का संचालन कर रहे हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी करके तलाशी अभियान जारी है। गौरतलब है कि कल डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कायराना हमले में शहीद हुए प्रत्येक नागरिकों के निकटतम संबंधी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। और खबर दिल्ली से। दिल्ली में 20 वर्षीय एक लड़की के साथ नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुई वारदात के सभी 5 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन सभी को रोहिणी कोर्ट में आज पेश किया था, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में शराब के नशे और नए साल के जश्न में डूबे कार सवार युवाओं ने एक लड़की की स्कूटी को टक्कर मार दी थी। उसके बाद स्कूटी और वो लड़की बहुत दूर तक कार में फंसे हुए खिसकते चले गए। कई किलोमीटर बाद कंझावला में इन आरोपियों ने युवती का शव निकाला और वहां से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई और सभी आरोपियों की पहचान करके उन्हें धर दबोचा। अब उनसे पुलिस हिरासत में पूछताछ होगी। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कंझावला सुल्तानपुरी में हुई अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मैं ऐसा करने वालों की हैवानियत भरी असंवेदनहीनता से हैरान हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने कहा कि प्रमुख ब्याज दरों को कम करने के लिए 2023 में कदम उठाए जाएंगे। वीरसिंघे ने कहा कि श्रीलंका की मुद्रास्फीति की दर नवंबर में 61% से कम होकर दिसंबर में 57.2% हो गई है। उन्होंने कहा कि 2023 में महंगाई और कम होने की उम्मीद है।
साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च ब्याज दरों ने मुद्रास्फीति को नीचे रखा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने पर दरों में कमी की जाएगी। नवंबर 2022 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के प्रमुख उधार दर को 15.50% पर बनाए रखने का फैसला किया था। श्रीलंका में रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्ति से संबंधित मुद्दों के कारण आज सुबह कम से कम 11 निर्धारित ट्रेनें रद्द कर दी गईं। परिवहन मंत्रालय को आज इस मुद्दे के हल करने की उम्मीद है। रेलवे ने पूरे स्टाफ में से करीब 500 लोग 31 दिसंबर को 60 साल के होते ही रिटायर हो गए। रेलवे स्टेशन मास्टर्स यूनियन की अध्यक्ष सुमेधा सोनरत्ने ने कहा कि रद्द की जाने वाली ट्रेनों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है और बाकी चलने वाली ट्रेनें यात्रियों का बोझ नहीं उठा पाएंगी। सोमरत्ने ने आगे कहा कि 2013 के बाद से भर्ती किए गए स्टेशन मास्टरों की नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दी गई है। स्टेशन मास्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले सप्ताह तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे हड़ताल शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों की कमी के चलते पिछले 2 दिनों में ही करीब 96 ट्रेनें यात्राएं रद्द की गई हैं। रेलवे विभाग के पास लगभग 17,000 का स्टाफ है और प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्री इन ट्रेनों में बांग्लादेश में सफर करते हैं। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से बड़े इलाके में बाढ़ आ गई है। सैक्रामेंटो नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके में खेत और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नए साल की शाम से पहले शुरू हुए तूफान की वजह से 2 लाख से ज़्यादा घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है। तेजी से बढ़ रहे बाढ़ के पानी ने अल्मीडा काउंटी को जलमग्न कर दिया है। इस वजह से अल्मीडा काउंटी के पास हाईवे पर कई जगह गड्ढे और भूस्खलन देखने को मिला है। इस दौरान सैन फ्रांसिस्को में भी करीब 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।